गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे मैग्नेटाइजेशन वेक्टर एंड मैग्नेटाइजेशन करंट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो कोई भी जो मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस होता है उसमें दो तरह के करंट्स होते हैं, एक होता है फ्री करंट और एक होता है बाउंड करंट। फ्री करंट वो जो क्या होता है, जिसको हम लोग किसी वायर के थ्रू फ्लो करवा सकते हैं, जिसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, जिसको एमीटर से हम लोग मेज़र कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्री करंट्स। और जो क्या होता है, किसी सब्सटेंस में उसके इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल और स्पिन मोशन के कारण होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाउंड करंट। ठीक है, तो किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस में इस दो तरह के करंट होंगे, आई फ्री और आई बाउंड। ठीक है, तो इस आई फ्री करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग वेक्टर एच से शो करते हैं, और इस वेक्टर एच को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये जो करंट्स हैं इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट डेंसिटीज है वो क्या हो जाएगा, जे टोटल इक्वल टू जे फ्री प्लस जे बाउंड। ठीक है, और कर्ल ऑफ बी क्या होता है, म्यू नॉट जे। तो इसका जो जे होता है वो जे टोटल होता है। ठीक है, तो म्यू नॉट जे फ्री प्लस जे बाउंड होगा ये। ठीक, तो कर्ल ऑफ एच क्या हो जाएगा, जे फ्री। ठीक है, क्योंकि ये फ्री करंट डेंसिटी करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अच्छा, बी और एच में केवल डिफरेंस बस इतना है कि ये टोटल करंट के कारण, टोटल करंट डेंसिटी करंट प्रोड्यूस होता है, और ये फ्री करंट के कारण। ठीक है, और डाइवर बी का जो डाइवर्जेंट होगा वो हमेशा ज़ीरो होता है, लेकिन एच का हमेशा ज़ीरो नहीं होता। एच का डाइवर्जेंट अगर हम निकालेंगे तो ये हमेशा ज़ीरो नहीं होगा, इसका हमेशा ज़ीरो होता है। और फिर दोनों के यूनिट्स में भी डिफरेंस है, इसका होता है एम्पियर पर मीटर और इसका न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, एच का जो होता है, एच का होता है एम्पियर पर मीटर और बी का होता है न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, अब स्टोक के थ्योरम से आपको क्या पता है कि अगर हम किसी वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल ले रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगा, उसी वेक्टर का क्लोज्ड कर्व में लाइन इंटीग्रल के बराबर होगा। ठीक है, ये स्टोक्स थ्योरम था। अच्छा, और यहाँ से हमको ये भी पता है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी ए, यहाँ पे कर्ल ऑफ एच की जगह हम लोग जे फ्री पुट कर दिए, डॉट वेक्टर डी ए इक्वल टू एच डॉट डी एल, सिंस कर्ल ऑफ एच इक्वल टू जे फ्री। ठीक है, अच्छा, ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस पूरे को आई फ्री तो हमारे पास क्या आ गया, लाइन इंटीग्रल इन क्लोज्ड कर्व ऑफ एच इज इक्वल टू आई फ्री, सिंस सरफेस इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी इज आई फ्री। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4। तो जो अबव इक्वेशन है वो क्या, अबव रिलेशन इज एनालॉगस टू एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, उसमें क्या होता था, बी इक्वल टू म्यू नॉट, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज होता था। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक और टॉपिक है, इंटरप्रिटेशन of a bar magnet as a surface
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलेनॉइडल करंट और टू establish vector J bound इक्वल टू कर्ल ऑफ एम। तो एग्जाम में अगर सीधा सीधा दे दिया कि प्रूव दैट J बाउंड इक्वल टू कर्ल ऑफ एम, तो यही टॉपिक है। बाकी ये फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ बार मैग्नेट है और एज अ सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलेनॉइडल करंट ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो जनरली J बाउंड इक्वल टू कर्ल ऑफ वेक्टर एम प्रूव करने आता है, लेकिन यूनिवर्सिटी में कैसे भी दे सकता है। ठीक है, मोस्ट डिफ़िकल्ट वे में देने का वहाँ पर रिवाज है यूनिवर्सिटी में, तो हो सकता है दे दे वैसे ही। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये डायग्राम, ये जो डायग्राम है ये वाला, ठीक है। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि एक बार मैग्नेट है जो z डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड है और इसकी जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है वो y डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है। ठीक है, z डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड है और y डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इस तरह से इंक्रीज करते जा रहा है, DMZ से इंक्रीज करते जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको छोटे छोटे, ये पूरा एक बार मैग्नेट था, इसको हम लोग छोटे छोटे पीसेस में अज्यूम कर लिए हैं और जितना भी छोटा छोटा पीस है उसका अपना एक मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। अब जो छोटा छोटा पार्ट्स है इसको, मतलब वाई डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा है उसको डी वाई, ये जो छोटे छोटे पार्ट है इसको डी वाई में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। ये वाली लेंथ डी एक्स है और ये लेंथ डी जेड है। ठीक है, तो अब क्या है, इसका अगर एम जेड है तो उसके बाद वाले का डी एम जेड से बढ़ रहा है। तो ये जो इसके मैग्नेटिक जेड डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी उसमें जो चेंज आ रहा है डी एम जेड इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल एम जेड अपॉन डेल वाई, क्योंकि वाई डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, एक्स ये वाई डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो डेल वाई और ये डी जेड, सॉरी हाँ डी वाई, इस तरह से ये बढ़ रहा है। अच्छा, और जो हम लोग लूप करंट जो था वो हम लोग एक एक्सप्रेशन देखे थे आई एस इक्वल टू एम एल, जिसको बोलते थे मैग्नेटाइजेशन करंट। ठीक है, तो इस छोटे से, ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसका ये, ठीक है, इसका मैग्नेटाइजेशन करंट डी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा एम। ठीक है, मतलब ये जो यहाँ पे डी एम जेड है और इसकी लेंथ, ठीक है, जेड डायरेक्शन में इसका लेंथ क्या है डी जेड है, इसकी वैल्यू अभी निकाले हैं, पुट कर देते हैं। ये फॉर्मूला इस फॉर्मूला से यूज़ किया ना मैग्नेटाइजेशन करंट के फॉर्मूले से, तो डेल एम जेड अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई डी जेड। ठीक, अब आगे तो यहाँ पे जितने भी जंक्शन पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर जितने भी करंट्स हैं वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही हैं और सिर्फ जो एक्स डायरेक्शन वाला है वही बचेगा इसमें। इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में क्या होंगे, जितने भी वाई और जेड डायरेक्शन में जो करंट्स डेंसिटीज होंगी वो एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे और सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाला बचेगा। एक्स डायरेक्शन वाला मतलब उसका जो एरिया क्या होगा डी वाई इंटू डी जेड वाला। ठीक है, सिर्फ ये वाले बचेंगे और बाकी डी एक्स इंटू डी जेड है या डी वाई इंटू डी एक्स है, ये क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो डी वाई डी जेड से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स डायरेक्शन में करंट डेंसिटी। तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं इसको ऐसे कि एक्स कंपोनेंट ऑफ करंट डेंसिटी।
क्या हो जाएगा, जे एक्स इक्वल टू क्या है हमारा, डी आई अपॉन डी वाई डी जेड से कितना करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, डी आई हमने क्या निकाला है यहाँ पे इक्वेशन 2 में, डेल एम जेड अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई डी जेड डिवाइडेड बाई डी वाई डी जेड। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, डेल एम जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है, अब सिमिलरली हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो हमारा सब्सटेंस है वो वाई डायरेक्शन में मैग्नेटाइज है और उसका जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है वो जेड डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, मैग्नेटाइज है वाई डायरेक्शन में और इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है जेड डायरेक्शन में। तो उस कंडीशन में हमको जो करंट डेंसिटी मिलेगा जे एक्स इक्वल टू माइनस डेल एम वाई अपॉन डेल जेड। ठीक है, देयरफॉर जो जे एक्स हमारा क्या हो जाएगा टोटल, जे एक्स इक्वल टू डेल एम जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल एम वाई अपॉन डेल जेड इक्वल टू कर्ल ऑफ वेक्टर एम ऑफ एक्स। ठीक है, ये वैसे ही है, इसको इक्वेशन अभी तक क्या हुआ था, इक्वेशन 2 हो गया था ना, 3। सिमिलरली वाई कंपोनेंट क्या आ जाएगा करंट डेंसिटी का, अगर हम लोग क्या माने कि एक्स डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइज है, जेड डायरेक्शन में इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है, तो हमको जे वाई क्या मिल जाएगा, डेल एम एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल एम जेड अपॉन डेल एक्स। तो ये इसको लिख सकते हैं कर्ल ऑफ एम वाई। सिमिलरली जे जेड इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, डेल एम वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम एक्स अपॉन डेल वाई इक्वल टू कर्ल ऑफ वेक्टर एम ऑफ एक्स इक्वल टू इक्वेशन 5। ठीक है, तो हमारा जो बाउंड करंट डेंसिटी है जे बाउंड, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जे एक्स आई कैप प्लस जे वाई जे कैप प्लस जे जेड के कैप। ठीक है, तो ऐड करते हैं सबको, जे एक्स की वैल्यू क्या है, डेल एम जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल एम वाई अपॉन डेल जेड आई कैप प्लस डेल एम एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल एम जेड अपॉन डेल एक्स जे कैप प्लस डेल एम वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम एक्स अपॉन डेल वाई के कैप। ठीक है, ये इसको लिख सकते हैं कर्ल ऑफ एम, जे बाउंड इक्वल टू कर्ल ऑफ वेक्टर एम। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, फिर आपका 4th यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजेशन फील्ड और जे क्या हो गया बी एच और एम। ठीक है, तो बी एच और एम इन तीनों में मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इन सब में अभी हम लोग रिलेशंस शो करेंगे। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आते ही हैं।
तो जैसे कोई हमारा मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस है, उसका सरफेस करंट क्या है, आई एस अगर है, ठीक है, तो उसमें दो करंट्स होंगे, आई फ्री एंड आई बाउंड। तो ये जो आई सरफेस है वो किससे बन रहा है, आई फ्री और आई बाउंड के सम से, ठीक। अब इसके आगे तो एम्पियर का जो सर्किटल लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कर्ल ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू म्यू नॉट जे टोटल, ठीक है, और जे टोटल क्या है, म्यू नॉट जे फ्री प्लस जे बाउंड, ठीक है। बट हमको क्या पता है, कर्ल ऑफ एच हमारा क्या होता है, जे फ्री, वेक्टर जे फ्री एंड जे बाउंड इक्वल टू, अब भी प्रूफ किए हैं, कर्ल ऑफ एम, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू म्यू नॉट कर्ल ऑफ एच प्लस कर्ल ऑफ एम, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको लिख सकते हैं कर्ल ऑफ बी अपॉन म्यू नॉट, ये क्या है, कर्ल ऑफ एच प्लस कर्ल ऑफ एम, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करने पे हमको क्या मिलेगा, कर्ल ऑफ वेक्टर बी अपॉन म्यू नॉट माइनस वेक्टर एम इक्वल टू कर्ल ऑफ एच, ठीक है। दोनों साइड से आप कर्ल हटा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन म्यू नॉट माइनस वेक्टर एम इक्वल टू वेक्टर एच, या यहीं से अब क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट वेक्टर एच प्लस वेक्टर एम, अभी इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये है बी एच और एम में रिलेशन। तो यहाँ से अब हमको प्रूफ क्या क्या होता है, फर्स्ट यहाँ से जो कंक्लूजन आ रहा है वो क्या क्या है, पहला, क्योंकि डाइवर्जेंट ऑफ बी क्या है, सब जगह जीरो होता है, ठीक है। बट डाइवर्जेंट ऑफ एच इज नॉट ऑलवेज जीरो, ये हमेशा जीरो हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, दैट इज डाइवर्जेंट ऑफ एच इक्वल टू ज़ीरो हो ये भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसकी जगह क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट ऑफ एच इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंट ऑफ एम, ठीक है। सेकंड, अच्छा डाइवर्जेंट ऑफ एम तो ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो डाइवर्जेंट ऑफ एम तो ज़ीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो अपना ऑर्बिटल और स्पिन मोशन करते ही रहेंगे, अगर वो मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो। अदरवाइज क्या होता है कि बाकी जो सब्सटेंसेस होते हैं उनमें भी होता है, इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते रहते हैं, लेकिन क्या होता है उनका जो म्यूचुअल जो मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे को कैंसिल करते रहता है,
लेकिन मैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, उसका कुछ रिमेनिंग बच ही जाता है, तो उस कंडीशन में ये पार्ट ज़ीरो नहीं हो पाएगा। ठीक है। सेकेंड, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि जब फ्री करेंट्स नहीं होगा, ठीक है, तो जो वेक्टर एच है वो ज़ीरो ही हो जाए। बस इतना है कि वहाँ पे जो वेक्टर एच है उसका लाइन इंटीग्रल ज़ीरो हो। ठीक है। जहाँ पे फ्री करेंट्स एब्सेंट है वहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड एच है वो ज़ीरो हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। बस ये कंपलसरी है कि वहाँ पर जो क्या बोलते हैं, जो लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर एच है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो है। ठीक है। इफ़ आई फ्री इज ज़ीरो देन वेक्टर एच इज not necessarily zero. But line integral of h dot dl is zero. ठीक है। थर्ड पॉइंट, कोई मैग्नेटाइज सब्सटेंस है, ठीक है, उसका वेक्टर m इक्वल टू यदि ज़ीरो हो जाए तो इस इक्वेशन हम से क्या, इक्वेशन 2 से क्या मिलेगा, b इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट वेक्टर h है, और वेक्टर h इक्वल टू क्या मिल रहा है हमको, b अपॉन म्यू नॉट। ठीक है। मतलब जो हमारा मैग्नेटाइज सब्सटेंस है उसके बाहर वेक्टर एच का डायरेक्शन और वेक्टर बी का डायरेक्शन दोनों सेम होगा, लेकिन जो सब्सटेंस है उसके अंदर में दोनों का डायरेक्शन मतलब ये तो क्या हो गया, सब्सटेंस के बाहर क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, लेकिन सब्सटेंस के अंदर हमको वेक्टर एच इक्वल टू क्या मिलता है, वेक्टर बी अपॉन म्यू नॉट माइनस वेक्टर एम। ठीक है। अब इन दोनों में से जिसका डायरेक्शन मिलेगा उसके डायरेक्शन में होगा। ठीक। फोर्थ, अब हमको क्या पता है, जो वेक्टर एम है वो एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा एक्सटर्नल फील्ड देंगे हम लोग उतना ही ज़्यादा उसके इंटरनल फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे। ठीक है। यहाँ पे जो काई है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है। वेयर काई इज मैग्नेटिक ठीक है। काई को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वो कितना मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर रख सकता है। ठीक है। फिफ्थ, जो B और H है, वेक्टर B और वेक्टर H का जो रेशियो होता है इसको हम लोग शो करते हैं म्यू से। अच्छा, ये क्या होगा, यूनिट लेस होगा क्योंकि दोनों एक जैसी चीज़ें हैं। सॉरी, यूनिट लेस नहीं होगा। अच्छा, B और H का यूनिट चेंज होता है, हाँ, B और H का यूनिट चेंज होता है तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे म्यू का जो यूनिट आता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है। म्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है। म्यू वेयर म्यू इज
मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, और ये जो म्यू होता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट म्यू आर, जहाँ पे म्यू नॉट जो है एयर या वैक्यूम का मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, और म्यू आर जो है रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, अब आगे 6th पॉइंट, हमको क्या पता है, अभी हम लोग जो फाइंड आउट किया वहाँ से मिला बी इक्वल टू म्यू नॉट वेक्टर एम प्लस वेक्टर एच। ठीक है, बट बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू एच एंड एम इक्वल टू काई एच। इनको ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, म्यू एच म्यू नॉट एम की जगह काई एच प्लस वेक्टर एच। ठीक है, एच कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड। अच्छा, म्यू को लिख सकते हैं हम लोग म्यू नॉट म्यू आर, म्यू नॉट ये हो गया काई प्लस 1, म्यू नॉट कैंसिल, तो म्यू आर इक्वल टू क्या मिला हमको, 1 प्लस काई। ठीक है, तो ये अबव इक्वेशन क्या है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इनके बीच में रिलेशन शो करता है। अब यहाँ पे इफ म्यू आर इक्वल टू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो काई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, काई इक्वल टू 0 जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है वो स्पेस की या एयर की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। तो यहाँ पे आपका 4th यूनिट कंप्लीट हो रहा है। कोई डाउट होगा तो ऑफलाइन क्लास में पूछेंगे, या फिर आप लोग व्हाट्सएप में क्वेश्चन कर देना, फिर मैं उसको अपन देख लेंगे उसको। तो अभी आपकी जो जितने भी क्वेश्चंस थे अभी तक जितने, उसको अब नेक्स्ट क्लास में मैं उसको क्लियर करूँगा, उसके बाद हम लोग 5th यूनिट स्टार्ट करेंगे।